Hello everyone. Today's topic is supply and other related components. आज के हमारे टॉपिक है सप्लाई, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, सप्लाई कर्व एंड द लॉ ऑफ सप्लाई, exceptions to law of supply, and then changes in supply, movement along the supply curve and shift in the supply curve, and elasticity of supply. First of all, we study what is supply. Supply refers to the amount of good offered for sale in the market at a given price. एक सेलर या सप्लायर गिवन मार्केट प्राइसेस पर कितने गुड्स ऑफर कर रहा है फॉर सेल, दैट इज द सप्लाई. सप्लाई कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द स्टॉक. स्टॉक मीन्स उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितना पड़ा है, टोटल स्टॉक कितना पड़ा है, टोटल गुड्स कितने पड़े हैं कि वो शॉर्ट पीरियड में उसे सेल आउट कर सके. ये ज़रूरी नहीं है कि गिवन मार्केट प्राइसेस के ऊपर एक सेलर या सप्लाई सारे गुड्स को बेचना चाहे. वो प्राइस बढ़ने या प्राइस कम होने या किसी भी और एडवर्स कंडीशन के लिए अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकता है. तो सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट्स ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल, नॉट stored in his godown. It is offered for sale in the market at a given prices. And what is the stock? Stock is the amount of good which can be brought into the market for sale at a short notice. Short notice पर वो कितना goods अपने warehouse या कहीं से भी वो arrange कर सकता है for sale purpose. That is the stock. Next is the supply function. Function represents the relationship between the supply and its deciding factors. जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. सप्लाई फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एक्स, टी आर, एन एफ, जी, जी पी, टी ई एंड एफ पी. वट आर दीज? सप्लाई इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइसेस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि प्राइस किस तरीके के चल रहे हैं. प्राइस ज़्यादा होंगे तो वो सप्लाई ज़्यादा देना चाहेगा एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जिस गुड की हम सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड गुड्स जो हैं उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गुड है जो जिसकी सब्स्टिट्यूट या फिर वो कॉम्प्लीमेंट डिमांड के केस में आता है तो उनके प्राइसेस क्या हैं, उसका इफेक्ट भी सप्लाई के ऊपर पड़ता है. नेक्स्ट इज दी एन एफ. एन एफ इज दी नंबर ऑफ फर्म्स की मार्केट में कितनी फर्म्स, कितने सेलर अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट के, उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग या सप्लाई डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी फर्म. ऑब्जेक्टिव ऑफ दी फर्म क्या है? वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं या फिर सोशल वेलफेयर उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे भी सप्लाई डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज दी गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, या उस टाइम मार्केट में क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं. अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है तो सप्लाई को वो बढ़ाने के लिए कह सकती है ऑल्दो प्राइसेस उस टाइम कम हो. तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है सप्लाई. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर सप्लाई डिपेंडेंट होती है कि प्राइसेस इंक्रीज जाने वाले हैं या डिक्रीज जाने वाले हैं, उसके बेसिस पे सप्लाई फ्लक्चुएट हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज दी फैक्टर प्राइसेस. फैक्टर प्राइसेस मीन्स जिन फैक्टर्स के बेसिस पर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुआ है उनकी क्या प्राइसेस है, उसके बेसिस पे भी सप्लाई डिपेंड होती है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. What is the law of supply? When all the things remains constant, the relationship between the quantity supplied and the prices of goods are directly related to each other. It means कि प्राइस जो हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था कि एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एक्स, टी आर, एन एफ, जी, जी पी, टी ई, एफ पी, उनमें से जो फर्स्ट था दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है
इस रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ये तब स्टडी किया जाता है जब ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। ऑल्दो एक्चुअल मार्केट्स में पॉसिबल नहीं है, बट फॉर थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें इसे स्टडी करना पड़ता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई में क्या इंक्रीज और डिक्रीज होगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर जो है वो ज़्यादा प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट बेचना चाहेगा टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो प्राइसेस के डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज होगी एंड प्राइसेस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजम्पशंस। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि एजम्पशंस क्या है। एजम्पशंस इसके सप्लाई फंक्शन से ही निकल आएगी। सप्लाई फंक्शन था हमारा एफ पी एक्स पी आर एन एफ जी जी पी टी ई एफ पी। इसमें हम कहेंगे कि व्हेन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन्स द सेम, objective of the firm remains the same, government policies remains the same, technology becomes constant, expectations doesn't affect the supply function and factor prices remains the same। अगर ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं देन प्राइसेस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज होगा ये हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। इसकी क्या एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन का मतलब जब लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ना होने का मतलब क्या है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने पे भी सप्लाई डिक्रीज होगी, या फिर प्राइसेस के डिक्रीज होने पर भी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये किन केसेस में हो सकता है। सबसे पहला है इसमें पेरिशेबल गुड्स। जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब होने वाली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, सो ऑन हो गया। पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। इस केस में प्राइसेस के इंक्रीज होने पर भी हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज द एंटीक प्रोडक्ट। एंटीक प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि हमारे पुराने गुड्स होते हैं या फिर जिनकी कोई और इम्पोर्टेंस होती है। एंटीक प्रोडक्ट के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अप्लाई नहीं होता है। उसमें भी प्राइसेस के इंक्रीज होने पर हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी अवेलेबिलिटी होगी वही अवेलेबल होगी। इस केस में उल्टा रिवर्स भी हो सकता है कि सप्लाई नहीं होती, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी, जितना हम एग्रीकल्चर करेंगे उतना ही हम मार्केट में सप्लाई दे पाएंगे, चाहे प्राइसेस अप हो या डाउन हो। अब हम लॉ ऑफ सप्लाई को समझते हैं सप्लाई शेड्यूल से। सप्लाई शेड्यूल को हमने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इनसे हम समझते हैं कि सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई कैसे अप्लाई होता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हमने प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है। व्हेन प्राइसेस इंक्रीज क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। एट प्राइसेस 1 the quantity demanded is 0. When prices increase from 1 to 2, the quantity demanded increases from 0 to 2 and so on. मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हमने ये एज्यूम किया है कि दो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो QX1 और QX2 की है, यानी कि प्राइसेस 1 होने के ऊपर सप्लायर 1 ने क्वांटिटी जो है वो 0 सप्लाई की, जबकि जो सेकंड प्रोड्यूसर था उसने 2 की, तो टोटल जो मार्केट की क्वांटिटी सप्लाइड हो गई दैट इज़ 2। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर 1 एंड सप्लायर 2 इज आल्सो इंक्रीजेज एंड इवेंचुअली द market supply is also increases from 2 to 18. नाउ अब हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व का कर्व कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस को शो किया है। ये ब्लू लाइन जो है ये सप्लाई कर्व है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट व्हेन प्राइसेस आर 0
then quantity supplied is also zero. When prices increase, quantity supplied also increases. Therefore, the supply curve is upward sloping. नेक्स्ट इज द मार्केट सप्लाई कर्व. मार्केट सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 फिगर्स की हेल्प ली है. फिगर 1 में सप्लायर 1 का सप्लाई कर्व है, फिगर 2 में सप्लायर 2 का सप्लाई कर्व है, एंड फिगर 3 में सम टोटल ऑफ 1 and 2 डैट इज मार्केट सप्लाई कर्व है. अगर हम फिगर 1 को देखें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है. व्हेन प्राइसेस आर ज़ीरो देन द क्वांटिटी सप्लाइड बाय सप्लायर 1 इज ज़ीरो, and then it increases when the prices also increases. In other case when the prices are zero, then the quantity supplied is 2 and it goes on increasing. So when we cumulate these two supply curve, then the market supply curve is more steeper as compared to figure 1 and figure 2 as represented in figure 3, that is the market supply curve. It is upward sloping, which shows that when prices increase, quantity supplied also increases. Now we study about the changes in supply. Changes in supply को हम 2 parts में divide कर सकते हैं. That is the movement along the supply curve and shift in the supply curve. Movement along the supply curve, अगर आपने डिमांड की वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व तब होता है जब हम कर्व के ऊपर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं. दैट इज़ ड्यू टू द प्राइसेस ओनली. सिर्फ प्राइसेस में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई में चेंजेस होते हैं देन दैट चेंज इज़ नोन एज मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व. उसमें कर्व चेंज नहीं होता है सप्लाई कर्व, उसमें सिर्फ पॉइंट्स चेंज होते हैं एक ही कर्व के ऊपर. शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व जो है वो ड्यू टू दी अदर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर प्राइसेस की वजह से सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे, दैट विल बी स्टडीड इन दी शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व. इसके अंदर पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, पॉइंट्स भी चेंज होते हैं एंड कर्व भी पूरा चेंज हो जाता है. मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. और शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं. एक्सपेंशन मींस भी इंक्रीज होता है और इंक्रीज का मीनिंग तो इंक्रीज होता ही है. इंक्रीज एंड एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या है कि एक्सपेंशन इन सप्लाई जो है वो प्राइसेस की वजह से होता है, जबकि इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. एक्सपेंशन इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, वेयर एज इंक्रीज इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स चेंजेस. एक्सपेंशन इन सप्लाई, प्राइसेस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइसेस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी. जबकि इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइसेस के सेम रहने पे भी अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है या फिर प्राइसेस के डिक्रीज होने पर सप्लाई सेम रहती है, देन दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई. दैट चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. एक्सपेंशन इन सप्लाई जो है वो मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व का पार्ट है, जबकि इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का पार्ट है. एक्सपेंशन इन सप्लाई में पॉइंट्स ऑन सेम कर्व चेंजेस, वेयर एज इंक्रीज इन सप्लाई में पॉइंट्स एंड कर्व बोथ चेंजेस. अगर हम फिगर में देखें तो एक्सपेंशन इन सप्लाई में हमारे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर प्राइसेस है. एस जो है वो हमारा सप्लाई कर्व है. जब प्राइसेस 10 है तब क्वांटिटी सप्लाइड 5 है. व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 10. द चेंज इन दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई. वेयर एज इन इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व जो है वो एस एस से S1 हो गया, यानी कि होल कर्व शिफ्ट टू राइट साइड. दैट इज द इंक्रीज इन सप्लाई. इसके अंदर
प्राइसेस के सेम रहने पर यानी 10 प्राइसेस होने पर भी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड आगे निकल जाएगी, या फिर प्राइसेस के इंक्रीज होने पर दैट इज 10 से 20 होने पर हमारी सप्लाई जो है वो 30 तक चली जाएगी। दैट इज द इंक्रीज इन सप्लाई। Similar differences are there in contraction in supply and decrease in supply. Contraction in supply जो है वो other factors इसके अंदर same रहते हैं, जबकि decrease in supply में other factors की वजह से changes आते हैं। Contraction in supply में prices के decrease होने पर supply decrease होती है, whereas decrease in supply में prices के same रहने पे supply decrease होती है due to change in the other factors। या फिर इसका दूसरा सिनेरियो होता है कि prices के increase होने पे भी supply same रही due to change in the other factors। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई जो है वो मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व का पार्ट है, जबकि डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में पॉइंट्स ऑन सेम कर्व चेंजेस, वेयर एज डिक्रीज इन सप्लाई में पॉइंट्स एंड कर्व बोथ आर चेंजेस। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर एज शोन इन द स्लाइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये है कि प्राइसेस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना, हमें ये तो पता है कि चेंज होगा क्वांटिटी सप्लाई में, लेकिन कितना चेंज होगा दैट इज मेजर्ड बाय द इलास्टिसिटी। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या हुई? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंजेस आएंगे, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसके अंदर जो मेन मेथड हम ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड जो होता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। द Geometrical method is the technique of measuring the price elasticity of supply at any given point on the supply curve. Supply curve के ऊपर किसी point से हम measure करते हैं कि elasticity of supply कितनी होगी। In figure 1 यानी figure A में elasticity of supply is greater than 1। greater than 1 क्यों है? Because x axis जो है वो negative point से शुरू हो रही है, whereas in second figure elasticity of supply is equal to 1 because it starts from 0। जितना OP 0 है उतना ही OQ 0 है। In next figure the elasticity of supply is less than 1 because the supply curve starts from negative figure of y। it means कि prices के 0 होने पर भी आउटपुट जो है वो थोड़ा बहुत होता है। दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। That's all for today. We will meet again with a new topic.